एवरीवन। तो लास्ट की वीडियो में हमने देखा था सेल की डिफिनीशन, सेल से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स और सेल थ्योरी। इस लेक्चर में हम देखेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में। सेल स्ट्रक्चर देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी चीज की फंक्शनिंग को जानने के लिए उसकी बनावट को अच्छे से स्टडी करना सबसे जरूरी है। जब तक हम सेल की बनावट को, सेल के ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जानेंगे, सेल के फंक्शनिंग को हम अच्छे से नहीं डिफाइन कर सकते हैं और ना ही उसे समझ सकते हैं। तो सेल को अगर देखें तो सेल के बारे में हम जैसे ही सोचते हैं कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में आता है कि ये एक सेल है, ठीक। तो सेल में ये क्या है? ये एक सेल की बाउंड्री हो गई, इसका आगे जो भी नाम दे, रफली अभी एक बाउंड्री हो गई, और एक ये अंदर छोटा सा राउंड सर्कुलर, आप जो भी बोल लो, इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये अंदर कुछ है, इसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अगर इसको डिटेल में देखते हैं तो कैसे देखेंगे? तो इस बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पे ही हम इसे 3 पार्ट में क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। सेल के स्ट्रक्चर को क्लासिफाई हमने किया सबसे पहले सेल बाउंड्री, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, 3 सेगमेंट्स में। ये जो 3 रफ सेगमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे सेल बाउंड्रीज, बाउंड्री नहीं है यहाँ पे, सेल बाउंड्रीज है। बाउंड्रीज क्यों? क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि सेल को एक डेफिनेट स्ट्रक्चर देने के लिए कोई एक मेम्ब्रेन या कोई एक बाउंड्री ही इन्वॉल्व हो। 2-3 मेम्ब्रेन से इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये हमने सेल थ्योरी में भी देखा था कि वहां 2 मेम्ब्रेन इन्वॉल्व थे। अब तो वो बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं, पहले नाम जान लेते हैं। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और एक नया टर्म यहां इंट्रोड्यूस हो रहा है, ग्लाइकोकैलिक्स। सेल मेम्ब्रेन ये क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल बाउंड्री है। क्यों? क्योंकि इसे यूनिवर्सल सेल बाउंड्री भी बोलते हैं। ये हर सेल में पाया जाता है। सेल वॉल किसी सेल में हो ना हो, ये भी हो सकता है। ग्लाइकोकैलिक्स हो ना हो, ये हो सकता है। सेल मेम्ब्रेन एक थिन मेम्ब्रेन है। सेल वॉल जो है हम जानते हैं कि प्लांट के केस में हम देखते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स आप यू बैक्टीरिया के केस में देखोगे, और सेल मेम्ब्रेन तो खैर यूनिवर्सल ही है। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखते हैं, थोड़ा सा रफ टाइप का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो सबसे आउटर हल्की थिक जो बाउंड्री है, इसे हमने नाम दिया ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि आगे जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यू बैक्टीरिया में इसकी डिटेल स्टडी हमें करनी है। यू बैक्टीरिया मोनेरा में एक सेगमेंट आएगा, हमें वो पढ़ना होगा, यू बैक्टीरिया। वहां पे हम ग्लाइकोकैलिक्स नाम की जो सेल बाउंड्री है, इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा आता है, उसके अंदर की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो ये एक थिक बाउंड्री आती है। इस थिक बाउंड्री को हम सेल वॉल बोलते हैं। प्लांट सेल का ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, सेल वॉल। सेल वॉल जो है प्लांट सेल, मतलब आप चले जाओ मोनेरा वगैरह में भी ये पाया जाता है। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे या फिर अभी हम सेल वॉल ही पढ़ेंगे तो इसके डिटेल एग्जांपल्स देखेंगे, और जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसकी कंप्लीट डिटेल्ड स्टडी करेंगे। अब इसके अंदर एक पतली सी थिन बाउंड्री आती है। ये थिन सी बाउंड्री जो है, इसे ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये एक यूनिवर्सल सेल बाउंड्री है जो कि हर सेल में पाई जाती है। ये थिन होती है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम केवल एक ओवरव्यू देख रहे हैं सेल स्ट्रक्चर का। और ये जैसा कि हम देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है और ये हमारा साइटोप्लाज्म है। सेल बाउंड्रीज हमने देख ली, अब साइटोप्लाज्म की तरफ चलते हैं। न्यूक्लियस और आप
सेल बाउंड्रीज को छोड़ दो, जो पार्ट अंदर बचा उसे आप रफली साइटोप्लाज्म समझ लो। साइटोप्लाज्म में भी दो पार्ट होते हैं, साइटोसोल, जैसा आप यहाँ देख रहे हो, हमने इसे दो पार्ट में क्लासिफाई किया, साइटोसोल, और वहां साइटोसोल में कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। आप साइटोसोल का एक रफ डेफिनेशन जान लो, आगे हम डिटेल में इसे पढ़ेंगे। साइटोसोल इज ऑल्सो नोन एज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और ग्राउंड प्लाज्म। साइटोसोल को ही हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। अब ट्रोपोप्लाज्म, हमें थोड़ी डिटेल स्टडी इसकी करनी है। जब इसकी डिटेल स्टडी करेंगे तो इसको इजी करने के लिए हमने इसे दो पार्ट में क्लासिफाई किया, सेल ऑर्गेनेलीज एंड नॉन लिविंग इंक्लूजन्स। इन नॉन लिविंग इंक्लूजन्स को हमने बोला ड्यूटोप्लाज्म। अब चलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज को देखते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज जैसा कि हम जानते हैं उसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रोसोम, राइबोसोम एंड मेनी माइक्रोबॉडीज, ये सेल ऑर्गेनेलीज में आते हैं। इनकी डिटेल स्टडी हमें आगे करनी है कि इनमें से कौन से बाई मेम्ब्रेनस हैं, कैसे इनकी फंक्शनिंग होती है, वो हम आगे देखेंगे। बट अभी हमने ये जान लिया कि डिफरेंट सेल में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज पाई जाती है। कुछ बेसिक ऑर्गेनेलीज हैं जो हर सेल में पाई जाती हैं, बट जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, हम देखेंगे बहुत सारी ऑर्गेनेलीज ऐसी भी हैं जो एक सेल में पाई जाती हैं बट दूसरे में नहीं। जैसे यहाँ आप देख लो सीलिया, फ्लैजिला, कोई जरूरी नहीं है ये हर सेल में पाई जाए। बैक्टीरियल सेल्स में, कुछ और भी सेल्स में पाई जाती है बट हर सेल्स में नहीं है। सेंट्रोसोम है, माइक्रोबॉडीज, बहुत सारी माइक्रोबॉडीज होती हैं, इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं जो हम आगे देखेंगे। इन्हें एक रफली नाम दे दिया गया है, माइक्रोबॉडीज। नॉन लिविंग इंक्लूजन्स, ड्यूटोप्लाज्म। अब नॉन लिविंग एक थोड़ा सा बेसिक सोचते हैं कि कोई भी सेल है तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अगर चल रही हैं तो कोई जरूरी नहीं कि उसमें जितने भी मटेरियल्स हो वो सारे लिविंग ही हो, कुछ बाई प्रोडक्ट भी बन रहा होगा, कुछ रिजर्व मटेरियल भी चाहिए होगा। ड्यूटोप्लाज्म को भी हम आसानी से पढ़ सके, समझ सके, इसीलिए हमने इसे भी तीन पार्ट में क्लासिफाई किया। पहला आपका रिजर्व प्रोडक्ट्स, इनमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट्स, फैट्स एंड ऑयल्स। सेल अपने सर्वाइवल के लिए प्रोडक्ट्स, यानी कि जैसे ह्यूमन के केस में हम देखते हैं जो भी हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट करके रिजर्व करके रखते हैं, क्योंकि हमें जब भी एनर्जी की जरूरत होगी हम उस टाइम तुरंत खा के, तुरंत पचा के, तुरंत काम तो नहीं कर सकते। सेम चीज सेल के लिए भी है, कभी उसे अचानक से एनर्जी की जरूरत पड़ गई तो उसके लिए वो अपना रिजर्व फूड मटेरियल होगा भैया कि जब उसके काम आ सके, जो चीज वो ले सके। तो ये रिजर्व प्रोडक्ट्स हो गए जो अपने मेटाबॉलिज्म के डिफरेंट स्टेजेस के लिए सेल ने स्टोर करके रखे हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, अब भैया मेटाबॉलिज्म हो रही है, सेल सर्वाइव कर रहा है, जैसे हम ह्यूमंस सर्वाइवल के लिए खाना खाते हैं तो बाई प्रोडक्ट भी तो निकलता है, हमारे फीकल मैटर डिस्चार्ज होते हैं, हम यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, हमारी बॉडी का जो भी वेस्ट होता है, तो सेल का भी तो कुछ वेस्टेज वो निकलता होगा ना। तो वो क्या है, एल्कलॉइड्स हैं, एसेंशियल ऑयल्स हैं, गम है, ग्लाइकोसाइड्स हैं, लैटेक्स है, ऑर्गेनिक एसिड्स, रेजिन, टैनिन, मिनरल क्रिस्टल्स, ये सारे जो है ये डिपेंड करता है कि किस सेल में क्या पाया जा रहा है, वो सेल पे डिपेंड करता है, उसकी फंक्शनिंग पे डिपेंड करता है। जैसे कि लैटेक्स, रेजिन, गम, ये सारे सेल में नहीं पाया जाता। प्लांट सेल, स्पेसिफिक प्लांट सेल्स होते हैं उनका हम यूज भी करते हैं, लैटेक्स, कुछ गम, रबर, रेजिन, ये सब जो हम निकालते हैं वो यूज भी करते हैं। सारे प्लांट्स के नहीं बट कुछ प्लांट्स के हम यूज करते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए अगली बार से कि जैसे भी लैटेक्स, रबर, रेजिन, इन सब का नाम हम सुने हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये नॉन लिविंग इंक्लूजन्स है, यानी कि ड्यूटोप्लाज्म, और उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाला जो सेगमेंट है उनका ये पार्ट है। अब ये तो हो गया भैया सेल में ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं जो कि सेल एक्सक्रीट करता है ताकि उसके अंदर टॉक्सिन्स की एक्युमुलेशन ना हो और वो इजिली सर्वाइव करे। सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, सेल जो है कुछ सिक्रीट भी तो करता होगा, जैसे कि कलरिंग मैटर और नेक्टर। इन सब के बारे में हमने एक ओवरव्यू ले लिया। अब सेल स्ट्रक्चर की डिटेल स्टडी, एक एक
स्ट्रक्चर की कंप्लीट डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।